नमस्कार साथियों, पीएसपी इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज प्राचीन भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला के तहत हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता को हम 3 पार्ट के माध्यम से एक एक करके पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हम वैदिक सभ्यता के जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामान्य परिचय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे और कई सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में भी कह रहे थे कि सर वैदिक सभ्यता जो है वो इतिहास के किस कालखंड का भाग माना जाता है और क्या उस कालखंड की विशेषता है या उसकी परिभाषा है। तो इसको लेकर के आप सर एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो आज की इस क्लास में वैदिक सभ्यता के जनरल इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपके साथ में प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ जनरल इंट्रोडक्शन को लेकर के भी चर्चा करूंगा, सामान्य परिचय को लेकर के भी चर्चा करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे साथियों। प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध अध्ययन के तहत सर्वप्रथम हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। साथियों, जनरली प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और तीसरा है इसका ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। कई सारे बच्चों के सवाल हैं कि इनको अलग अलग भागों में क्यों विभाजित किया गया। तो उनके काल के संबंध में, उस काल की प्रकृति के संबंध में, उस काल की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने इसका 3 तरीके से विभाजन किया। ऐसी कौन सी प्रकृति थी, ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। साथियों, प्रागैतिहासिक काल अर्थात इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहा जाएगा। जिस काल के संबंध में हमारे पास में लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, जिस काल के संबंध में हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, उस काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्थात प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाएगा। There are not any written evidence of right now in this time that is called prehistoric period। अब आप कहोगे कि अगर हमारे पास में लिखित जानकारी नहीं है तो इस काल की जानकारी का स्रोत क्या है। ये सवाल खड़ा होता है सबके सामने कि भाई लिखित जानकारी तो है नहीं, तो कौन सा ऐसा स्रोत है, ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसके माध्यम से हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स है पत्थर, केवल और केवल पत्थर। और पत्थरों के आधार पर इस काल की क्या की जाती है, गणना। इसी कारण इस काल का जो भाग है, महत्वपूर्ण भाग, जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। एक बार इसको मेंशन करते हैं। जिसको भी इस काल के संबंध में या इसके डिवाइडेशन को लेकर के किसी भी प्रकार का मिसकंसेप्शन हो रहा है दिमाग के अंदर, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। साथियों, किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के बारे में हमारे पास में किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, वह काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के बारे में हमारे पास में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल। जिस काल के बारे में हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब वो क्या है,
प्रागैतिहासिक काल। इतिहासकारों ने इस काल के विभाजन को लेकर के कई सारे हमारे मतलब विवादास्पद स्थितियां पैदा की। प्रागैतिहासिक काल का जो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग पाषाण काल को मानते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का भाग क्या है? पाषाण काल। इसे देखिएगा एक बार जरा। पाषाण किसे कहते हैं? पाषाण काल। जिस काल की जानकारी केवल और केवल पत्थरों से प्राप्त होती है उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। अब इतिहासकारों ने पत्थरों की प्रकृति के आधार पर, पत्थरों से बने हुए औजारों की प्रकृति के आधार पर और पत्थरों के नुकीलेपन और तीखेपन को आधार मान करके पाषाण काल के भी बहुत सारे भाग कर दिए। जैसे स्टोन एज, इसको अंग्रेजी में स्टोन एज बोला जाएगा, तो इसके 3 भाग कर दिए। जैसे पुरापाषाण काल जिसको पिलियोलिथिक एरा कहा जाता है, दूसरा है मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एरा कहा जाता है, और इसके बाद में है नवपाषाण काल जिसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। और मैंने इसके बारे में पूर्व वाली कक्षाओं में एक चर्चा की थी कि नियोलिथिक एज की समाप्ति के बाद, नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ था। तो इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? 3, जरा देखिएगा इधर। सबसे पहला है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण। ठीक है साथियों, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पिलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ये प्रागैतिहासिक काल का एक डिवाइडेशन है, एक सामान्य परिचय है जिसको मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की, क्योंकि एक सवाल बार बार लोग खड़ा कर रहे थे कि सर इसके बारे में मुझे, हमारे सामने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा आप लोग कीजिए। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का दूसरा जो भाग है इसके क्लासिफिकेशन का, और वो है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इसकी परिभाषा मैंने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ाया था, इस समय में मैंने इसकी परिभाषा बताई थी। वह काल जिस काल के बारे में हमारे पास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन इसको आज तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा या किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात जिस काल के बारे में हमारे पास में लिखित विवरण उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, इसका मतलब वो क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसे मेंशन कर लीजिए। जिसको भी इसको लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो इसे मेंशन कर सकता है, साथ साथ देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। लिखित लिखित विवरण, लिखित विवरण उपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं, परंतु पढ़ा नहीं गया। समझ गए? लिखित विवरण हमारे पास में उपलब्ध है परंतु इसको पढ़ा नहीं गया, तो उस काल को क्या कहा जाएगा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आप ध्यान रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाएगा। और इसके मैंने आपको भाग बताए थे कि किस किस काल को, या कौन कौन से ऐसे काल हैं जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहला भाग
सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सबसे पहला मैंने भाग कौन सा बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सबसे पहला भाग मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हमने विस्तार से इसको पढ़ने की कोशिश की थी पहले के 3 भागों के माध्यम से, जिसको आपने, आशा है कि आपने उसको कंसिस्टेंसी के साथ में, बिल्कुल पोटेंशियल के साथ में उसको देखने का प्रयास किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला भाग था इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा जो भाग था वो है वैदिक सभ्यता। दूसरा कौन सा भाग है? वैदिक सभ्यता। दूसरा भाग है इसका वैदिक सभ्यता, ठीक है। ये दोनों भाग आद्य ऐतिहासिक काल के माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया किसी के द्वारा, जिन जिन के द्वारा पढ़ने की कोशिश की उनको भी सफलता नहीं मिली, ठीक है। वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती, ठीक है, लेकिन क्या उसको पढ़ा गया, उसको लिखा भी गया? लेकिन उसकी चर्चा हम लोग अभी सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जब वैदिक सभ्यता का हम करेंगे तो उसके बारे में विस्तार से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं, इस पूरे विभाजन को, ठीक है। तो 2 भाग आपको समझ में आ गए, एक तो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इसके बाद में हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल, है ना। जिस काल के बारे में हमारे पास में लिखित जानकारी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस काल की जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है, लिखित जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है, और उसे इतिहासकार के द्वारा आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है और उसको पढ़ा भी गया है, उस काल को ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे भी लिख लेते हैं संक्षिप्त में। लिखित विवरण, मैं राइट का निशान लगा देता हूं, समझ जाना। लिखित विवरण उपलब्ध है और इसको भी पढ़ा गया है, यानी कि पढ़ा जा चुका है। अब देखिएगा, भारत में वैदिक सिविलाइजेशन के पतन के बाद जब महाजनपद काल का उदय होता है, तो महाजनपद काल के दौरान छोटे 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 भारत के अंदर राज्यों का उदय हुआ। उन राज्यों के इतिहास के साथ में ही भारत में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की या ऐतिहासिक काल की क्या हो जाती है, शुरुआत। और हमारे पास में उसी के समय से हमारे पास में ऐसा कहते हैं कि लिखित विवरण उपलब्ध होना चालू हो गए थे। तो वो जो काल माना जाता है वो कौन सा काल था? ऐतिहासिक काल था, क्योंकि ऐतिहासिक काल एक बहुत लंबा काल है। मौर्य साम्राज्य से लगा करके भारत में जब तक सल्तनत काल और मुगल काल की समाप्ति नहीं हो जाती तब तक ये ऐतिहासिक काल चलता रहेगा, क्योंकि तब तक हमारे पास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे और हमारे पास में साहित्यिक एविडेंस, साहित्यिक प्रमाण हमारे पास में क्या थे, उपलब्ध थे। इसलिए ये सारा भाग जो था वो ऐतिहासिक काल का भाग माना जाता है, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट के माध्यम से एक प्राचीन भारतीय इतिहास का एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की साथियों। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गई होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल था बच्चों का जिसको लेकर के एक डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने इसके बारे में आपके सामने चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे साथी। वैदिक सभ्यता जनरल इंट्रोडक्शन। साथियों पूरी की पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सामान्य परिचय बता रहा हूं मैं आपको। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हुआ उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ऐतिहासिक कालखंड के हिसाब से, ऐतिहासिक कालक्रम के अकॉर्डिंग वैदिक सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का भाग माना जाता है, जो कि मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बता दिया था। अब आप कहोगे कि सर वैदिक सभ्यता की जानकारी जो मिलती है वो 4 वेदों से मिलती है, लेकिन वेदों को तो पढ़ा गया, वेदों को लिखा भी गया, वेदों की रचना भी हुई, तो फिर वैदिक सभ्यता को
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का भाग क्यों माना जाता है? वैदिक सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का भाग क्यों माना जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर के मैं इतिहासकारों के क्या मत है, इतिहासकार अपने इसके संबंध में अपना क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, जितना भी वैदिक साहित्य लिखा गया, चाहे वो 4 वेद थे, चाहे वो 18 पुराण थे, चाहे वो 108 उपनिषद थे, चाहे वो आरण्यक ग्रंथ थे, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य था, जितना भी साहित्य लिखा गया वो साहित्य ऐसा कहा जाता है कि श्रुति कंठस्थ प्रणाली पर आधारित था। यानी कि वैदिक साहित्य में श्रुति कंठस्थ प्रणाली पर आधारित शिक्षा होती थी। यानी कि वैदिक मंत्रों को गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे, फिर वही शिष्य उनके शिष्यों को सुनाते थे, फिर वही शिष्य उनके शिष्यों को सुनाते थे। इस तरीके से जो ऋग्वेदिक मंत्र थे उसका ज्ञान था वो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति कंठस्थ के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता गया। तो उस समय तो लिखा नहीं गया, क्योंकि सुना करके बोल करके फिर उनको कंठस्थ करवाया जाता था। फिर एक समय ऐसा आया जिस समय में इन्हीं सभी मंत्रों का संकलन किया गया और प्रॉपर तरीके से उसको लिपिबद्ध किया गया। और वो काल जो था वो शायद हो सकता है ऐतिहासिक काल का भाग हो। इसी वजह से वैदिक सभ्यता जो थी वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का भाग मानी गई, आद्य ऐतिहासिक काल का भाग मानी गई, क्योंकि वैदिक साहित्य को श्रुति कंठस्थ कहा गया, बोल करके सुनाया गया अपने शिष्यों को, है ना, कंठस्थ करवाया गया, यानी कि उनको बिल्कुल कंठस्थ करवाया गया श्लोकों को, और फिर वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता गया। उसको कहीं पर भी लिखा नहीं गया, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी लिखा नहीं गया। कुछ एक मात्रा में लिखा गया था लेकिन उसको भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और इसके बाद में प्रॉपर तरीके से इसका विधिवत संकलन किया गया। और यही कारण बताते हैं इतिहासकार इसके आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल होने का। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन में एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि इस सभ्यता का उदय कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता का क्या हुआ है? उदय हुआ है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग लगभग 2300 से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। 1750 ईसा पूर्व के बाद में लगभग 250 साल तक हमारे पास में किसी भी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, लगभग भारत में ऐसा कहते हैं कि 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता और संस्कृति का क्या हुआ था? विकास हुआ था। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों रखा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो जानकारी है वो किससे मिलती है? 4 वेदों से मिलती है। इसकी जानकारी 4 वेदों से प्राप्त होने के कारण इसका नाम जो है वो वैदिक सभ्यता रखा गया है ना। तो इसे भी मेंशन कर लो। इसकी जानकारी 4 वेदों से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसी कारण इसे ध्यान रखिएगा, इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। ध्यान रखिएगा साथियों, इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया।
समय मैंने आपको बताया कि भारत में लगभग आप कहोगे 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का क्या हुआ था? विकास। इस सभ्यता का क्या हुआ था? विकास। इज दैट क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, वैदिक सभ्यता का। जानकारी 4 वेदों से प्राप्त होती है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और लगभग 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का क्या हुआ था? विकास, है ना। ये बात ध्यान में रखेगा। फिर इतिहासकारों ने इस काल की प्रकृति, इस काल की विशेषता और इस काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में भिन्नता देखने के कारण इस काल का क्या किया था? विभाजन कर दिया। पूर्व वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। ये आगे वाले विभाजन में आगे जब इसकी पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हम करेंगे, पर एक बार हम लोग इसकी क्या करते हैं? जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता की जानकारी 4 वेदों के अलावा ऐसे कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनसे हमको प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, एक तो 18 पुराण। ठीक है, अभी बताया मैंने 18 पुराण, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद। इसके बाद में 4 वेद, यहां पर कर देता हूं ETC, ध्यान में रखिएगा 4 वेद। इससे क्या मिलती है हमको? इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ETC यानी कि ब्राह्मण साहित्य आ गए, आरण्यक आए, आदि से हमको इसकी क्या मिलती है? जानकारी। क्या मिलती है? जानकारी इसकी प्राप्त होती है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता को जो बनाने वाले लोग थे वो थे आर्य। क्या होते? आर्य। वैदिक सभ्यता को बनाने वाले जो लोग थे वो कौन थे? आर्य। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन को रोमन एम्पायर में अभिजात वर्ग भी कहा गया था। ध्यान रखिएगा, हमने जब विश्व इतिहास पढ़ा तो उसमें हमको पता चला कि ये जो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं उनको कुलीन वर्ग भी कहा गया। और आप देखोगे कि रोमन साम्राज्य के बाद में आप देखोगे कि मध्यकालीन यूरोप में जब सामंतवादी प्रथा है ना, फ्यूडलिज्म सिस्टम, ये फ्यूडलिज्म सिस्टम जब लागू हुआ तो इसी सामंतवादी प्रथा के तहत आप देखोगे कि 3 वर्गों का उदय हुआ। एक तो सबसे उच्च वर्ग के लोग थे वो, और एक सबसे निम्न वर्ग के लोग थे वो। और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक नया वर्ग उदय हुआ था, जिस वर्ग का नाम था अभिजात वर्ग, है ना। अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग। ठीक है, तो इस वर्ग में आप देखोगे तो सामंत कैटेगरी के लोग होते, सामंत फ्यूडल कैटेगरी के जो लोग होते थे वो इसके अंतर्गत शामिल थे। तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो कौन थे? कुलीन थे, श्रेष्ठ थे या अभिजात वर्ग के लोग थे। ठीक है, अभिजात वर्ग के बारे में आपको समझ में आ गया। तो यहां पर मेंशन करते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? हाईलाइटेड करके लिखना, आर्य थे। कौन थे? आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। ठीक है, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात्य। ध्यान रखिएगा, अभिजात्य, है ना।
एक किताब लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ, हालांकि इससे इसका कोई संबंध नहीं है। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किताब लिखी गई थी मैक्स वेबर के द्वारा, जिसमें इन्होंने इन वर्गों के बारे में बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अभिजात वर्ग एक श्रेष्ठ वर्ग होता है, एक कुलीन वर्ग होता है, और आर्य का मतलब भी क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता यदि आर्य थे तो आर्य थे कौन? दैट इज अ ब्लडी बिग क्वेश्चन ऑफ राइट नाउ इन दिस टाइम। आर्य कौन थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो आर्यों को लेकर के भारत के जितने भी इतिहासकारों थे उनमें अलग अलग मत हैं। एक भी इतिहासकार एक मत की ओर अपना इशारा नहीं करता है। ठीक है, तो आर्य की जो मूल निवास स्थान है या आर्यों का मूल निवास स्थान है, इसको लेकर के विभिन्न 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 इतिहासकारों के बीच में कंट्रोवर्सी है, तो उसी को हमको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी तक इसके जनरल इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया सिंधु वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय। अभी हम देख रहे हैं आर्य सभ्यता के जो निर्माता, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे, और इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य। ठीक है, अब प्रश्न खड़ा होता है कि आर्य कौन थे या आर्य कहां से आए थे। वैदिक आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, वे लोग मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो इसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सियां भारतीय इतिहासकारों के मध्य है। एक एक को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस इतिहासकार की बात करते हैं उस इतिहासकार का नाम है प्रोफेसर मैक्स मुलर। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, आप समझते रहना साथ साथ में, क्योंकि मैं साथ साथ तर्क भी बताता रहूंगा कि ऐसे कौन कौन से तर्क दिए जिस आधार पर प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इस प्रकार के सिद्धांत को प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रोफेसर मैक्स मुलर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा देना इसके ऊपर, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है आर्य, उनके निवास स्थान को लेकर के, है ना, इसके मूल स्थान को लेकर के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में सर्वमान्य सिद्धांत प्रोफेसर मैक्स मुलर का मानना था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो कहाँ के निवासी थे। उन्होंने कहा वैदिक सभ्यता के निर्माता मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया। अरे बाप रे, आप कहोगे भाई वैदिक सभ्यता का निर्माण तो भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था और उनको बनाने वाले लोग मध्य एशिया के, ऐसा कैसे, हाउ कैन इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मध्य एशिया का कोई व्यक्ति आकर के भारत में आकर के किसी सिविलाइजेशन का निर्माण कर रहा है। क्या इसके पीछे कोई तर्क है, या फिर प्रोफेसर मैक्स मुलर का दिमाग खराब हो गया था कि उन्होंने इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया। तो ध्यान में रखना, उन्होंने जो तर्क दिया है वो तर्क बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में एक जगह है जिसका नाम है एशिया माइनर, और एशिया माइनर आप देखोगे कि इस तरफ से आप जाओगे उज्बेकिस्तान से आगे, इसके बाद में कस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, बाइजेंटाइन वाला जो क्षेत्र है, तुर्की और काला सागर के इस तरफ वाला जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो वहां पर एक जगह है जिसका नाम है एशिया माइनर, और वहां पर 1400 ईस्वी के आसपास उनको एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बोगुचगोई अभिलेख। इस बोगुचगोई अभिलेख का इंस्पेक्शन किया गया, इनके द्वारा अध्ययन किया गया, तो उनको पता चला इस अभिलेख में 4 ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। बोले कौन कौन से ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख, तो बोले सबसे पहले इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य। ये महत्वपूर्ण 4 ऋग्वेदिक देवता है साथियों, ध्यान रखिएगा। इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य, इन 4 ऋग्वेदिक देवताओं का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया। बात तो सही है, इन्हीं 4 ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया। अब इस आधार को एक तर्क बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हो सकता है संभवतः
ऋग्वेदिक सभ्यता को बनाने वाले आर्य मध्य एशिया के निवासी होंगे। बोले दूसरा कोई तर्क है तुम्हारे पास में? अब दूसरा भी है। उसी बोगोजकोई अभिलेख में शूद्र शब्द का भी उल्लेख कर रखा है। कौन से शब्द का? शूद्र शब्द का भी उल्लेख कर रखा है। और इसी शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी किया गया है। बात समझ में आई? इसी शूद्र शब्द का उल्लेख बोगोजकोई अभिलेख एशिया माइनर में भी किया गया है और इसी शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी किया गया है। तो शूद्र शब्द की प्रधानता के आधार पर, समानता के आधार पर उन्होंने कहा ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक साहित्य में जो बातें उल्लेखित की गई हैं उसमें से कई सारी बातें ऐसी हैं जो इस बोगोजकोई अभिलेख से संबंधित है और इसी को आधार बना करके उन्होंने कहा कि मध्य एशिया के निवासी जिन्होंने संभवतः भारत में वैदिक सभ्यता का भी निर्माण किया होगा। वैदिक सभ्यता के निर्माता कहाँ के हैं? मध्य एशिया के निवासी हैं। ये सिद्धांत देने का सबसे बड़ा तर्क ये था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने तर्क क्या दिया, इस तर्क को जरा मेंशन करना इसे, है ना। तर्क क्या दिया है, एक एक तर्क लिख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? मध्य एशिया के निवासी है ना। अब तर्क दिया है वो किस आधार पर दिया है ये देखिएगा, इसको मेंशन करना सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा देना इसके ऊपर। उन्होंने तर्क किस आधार पर दिया? तो सॉरी बोगोजकोई है ना, तर्क जो दिया है वो किस आधार पर दिया है? बोगोजकोई अभिलेख। अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, इस अभिलेख का नाम क्या है? बोगोजकोई इंस्क्रिप्शन। अभिलेख के आधार पर, अभिलेख के आधार पर इन्होंने ये तर्क दिया। अभिलेख के आधार पर इन्होंने क्या दिया था? ये तर्क दिया था। अब बोगोजकोई अभिलेख को आधार बना करके दो तर्क प्रस्तुत किए। एक तो ये कि इस अभिलेख में कितने चार ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख है। कितने? 4 ऋग्वेदिक देवता, 4 ऋग्वेदिक देवता। कौन कौन से ऋग्वेदिक देवता हैं जरा इधर देखिएगा, अलग शाही में लिखते हैं इसको। एक का नाम है इंद्र, दूसरे का नाम है वरुण, इसके बाद में मित्र और इसके बाद में नासित्य। 4 ऋग्वेदिक देवताओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है ना। पहला तर्क तो ये है, जो तर्क दिया गया, पहला तर्क क्या दिया गया इनके द्वारा कि 4 ऋग्वेदिक देवताओं का, इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य का उल्लेख किया गया है, किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा तर्क क्या दिया गया इनके द्वारा? दूसरा तर्क क्या दिया गया? तो उन्होंने कहा कि इस अभिलेख में शूद्र शब्द का उल्लेख कर रखा है। किसका? अभी तक हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं देखा है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में नहीं देखा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम वर्ण व्यवस्था को एकदम विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वर्ण व्यवस्था आखिर ये जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से काम करता था। ठीक है, तो कभी अभी केवल एक शब्द को ध्यान में रखना, शूद्र, और शूद्र ये एक प्रकार का वर्ण है। शूद्र शब्द का उल्लेख कहां पर कर रखा है? बोगोजकोई अभिलेख में कर रखा है। ठीक है, तो शूद्र शब्द का उल्लेख, शूद्र शब्द का उल्लेख, शूद्र शब्द का उल्लेख कर रखा है। और ये शूद्र शब्द जो है वो ध्यान में रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के, है ना। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। उसका जो मंडल नंबर 10 है, उस मंडल नंबर
10 के पुरुष सूक्त में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसी शूद्र शब्द का उल्लेख बोगुच कोई अभिलेख के अंतर्गत भी किया गया है। बोगुच कोई अभिलेख के अंतर्गत भी किया गया है। इसी आधार पर जो है वो ये बताया गया कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने क्या कहा, मध्य एशिया के निवासी है कौन, ऋग्वेदिक आर्य। ठीक है, ये दोनों आपको तर्क ध्यान में रखना है। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी है, वो जरा ध्यान में रखिएगा, नोट में लिखिएगा, इसको नोट के अंतर्गत लिखिएगा, है ना। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ, आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। ध्यान में रखिएगा, कौन सा ग्रंथ है? प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता। ये आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। लेकिन भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? अब आप कहोगे ये क्या चक्कर है भाई साहब, हैं? भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ, है ना, या डॉट 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 कर देता हूं, समझिएगा। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता। भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद, आप कहोगे ऋग्वेद के बारे में जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल देंगे। जब हम वैदिक सभ्यता का प्रॉपरली क्लासिफिकेशन देखेंगे, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन देखेंगे, तब हम ऋग्वेद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पर पहले हम वैदिक सभ्यता के निर्माताओं के बारे में जिन जिन इतिहासकारों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमने केवल प्रोफेसर मैक्स मुलर के सिद्धांत को देखा। क्यों देखा? क्योंकि ध्यान में रखिएगा, इसे भी मेंशन कर दीजिए, ये सर्वमान्य सिद्धांत हैं। क्या है? सर्वमान्य सिद्धांत। यह सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है क्योंकि इसके अलावा जितने भी सिद्धांत दिए गए वैदिक सभ्यता के निर्माता के संबंध में, उनके पीछे जो तर्क दिए गए थे वो तर्क बिल्कुल निराधार थे। इसी वजह से इनको नहीं माना गया। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर का सिद्धांत सर्वमान्य माना गया है और उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसको भी ध्यान में रखना है। कहाँ के निवासी है? मध्य एशिया के निवासी है। बोगुच कोई अभिलेख, ये कहां पर है? तो ध्यान रखना, इसको मेंशन कर देना, ये कहां पर है? एशिया माइनर, मध्य एशिया में एक जगह है एशिया माइनर। एशिया माइनर करके एक जगह है, वहां पर ये अभिलेख है, बोगुच कोई अभिलेख। इस आधार पर उन्होंने बताया, दो तर्क प्रस्तुत किए और पहला तर्क जो था वो कौन सा? 4 ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख, इंद्र, वरुण, मित्र, नासित्य का उल्लेख किया गया है। किसमें? बोगुच कोई अभिलेख में। और इन्हीं 4 ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख कहां पर किया गया है? ऋग्वेद में भी किया गया है। कहां पर किया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी किया गया है। दूसरा तर्क क्या दिया कि इस बोगुच कोई अभिलेख की अग्र पंक्ति में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है और यही शूद्र शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये दोनों समानताएं थी। उस समानताओं के आधार पर उन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाया कि आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसको जैन अवेस्ता कहा जाता है और भारतीय आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। और ये अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे
स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तीसरा जो है वो कौन सा है, थर्ड नंबर का देखेंगे इधर। स्वामी दयानंद, सीधा लिख लेते हैं इसको थोड़ा, स्वामी दयानंद, दयानंद दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी किताब लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और आपको पता होगा कि इसी किताब में उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। ऐसा नारा देने के पीछे इनका एक कारण यह भी हो सकता है कि वैदिक सभ्यता के संबंध में उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करने की कोशिश की होगी और फिर उन्होंने ये नारा दिया। ठीक है, पर हमको यह समझना है कि क्या स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों की मूल स्थान को लेकर के भी कोई अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, उन्होंने एक तर्क दिया था, और वो तर्क दिया था, कौन सा तर्क दिया था? ध्यान में रखिएगा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है वो कहाँ के निवासी हैं? तिब्बत के निवासी है। अब ऐसा तर्क उन्होंने क्यों दिया, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है कि ऐसा उन्होंने दिया है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, स्पेसिफिक कारण क्या हो सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है साथियों। लेकिन आपको केवल ध्यान में रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है? तिब्बत। कौन सी किताब? सत्यार्थ प्रकाश। और नारा कौन सा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला विद्वान कौन सा है जरा देखिएगा इधर। अगला विद्वान कौन सा है देखिए इधर, 4 नंबर पे हम लोग, है ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब देखिएगा, ये भारत के क्रांतिकारी भी थे, ये भारत के उग्रवादी नेताओं में भी शामिल थे। उग्रवादी नेताओं में अपन देखते हैं लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के नाम हम देखते हैं, तो उसके अंतर्गत भी शामिल थे। एक इतिहासकार भी थे, ठीक है, एक इतिहासकार भी थे। इसके अलावा अपन यूँ कह सकते हैं कि उनको लेखन कला में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। एक क्रांतिकारी भी थे और भारत को आज़ाद करवाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो उन्होंने वैदिक सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में अपना क्या तर्क दिया है, तो उसको देखना। उन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो कहाँ के निवासी है। उन्होंने कहा वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो उत्तरी ध्रुव के निवासी है। कहाँ के निवासी है? उत्तरी ध्रुव के निवासी। बोले कैसे, क्या तरीका है आपके पास में ये सब बताने का, या ऐसा कौन सा तर्क है जो आप इस आधार पर ऐसा कह रहे हो कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं वो उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं? ठीक है, तो उनकी एक किताब है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इधर लिखिएगा। इनकी एक किताब है जिसका नाम है द आर्कटिक, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ध्यान में रखिएगा, कौन सी किताब है? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इस किताब के अंतर्गत उन्होंने बताया कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो कहाँ के निवासी है? उत्तरी ध्रुव के निवासी है। तर्क क्या है? तो उन्होंने जो तर्क दिया वो बहुत ही मजेदार था, और जरा ध्यान से सुनना।
उत्तरी ध्रुव की कंडीशन क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी कंडीशन क्या है। आप देखोगे वहां की विशेषताओं में, तो एक तो बहुत ज्यादा ठंड रहती है वहां पर, इसके अलावा 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती, ठीक है, एक तर्क ये। अब ऐसी स्थिति है वहां पर, क्या वैदिक सभ्यता के लोगों की भी यही स्थिति थी? तो उन्होंने जो तर्क दिया वो सबसे बड़ा मजेदार था, और उन्होंने कहा कि ऋग्वेदिक साहित्य में लंबी लंबी रातों और लंबे लंबे दिनों का उल्लेख किया गया। क्या किया गया? लंबी लंबी रातों और लंबे लंबे दिनों का उल्लेख किया गया, और ऐसी स्थिति पूरे विश्व में केवल एक ही जगह पर हो सकती है, वो है उत्तरी ध्रुव। तो इस आधार मानते हुए, यह तर्क मानते हुए उन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो उत्तरी ध्रुव के निवासी होंगे। ऐसा कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और किस आधार पर कहा? तो उन्होंने कहा 6-6 महीने दिन और रात होते हैं, और लंबी लंबी रातों का उल्लेख किया गया है, लंबे लंबे दिनों का जो है उल्लेख यहाँ पर किया गया है ऋग्वेदिक साहित्य के अंतर्गत। इसलिए ये जो था वो तर्क देने की प्रस्तुत की गई, लेकिन यह तर्क भी सर्वमान्य नहीं माना जाएगा। सर्वमान्य सिद्धांत केवल प्रोफेसर मैक्स मुलर का माना जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखेगा। अब देखते हैं कि यूरोप के संबंध में कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं वो कहाँ के निवासी हैं? यूरोपियन कंट्रीज के निवासी है। यूरोपियन कंट्रीज में कुछ देश हैं, उनके भी नाम लिखूंगा मैं। तो पांचवा जो सिद्धांत है वो जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। इधर देखिएगा, यूरोपीय देश। यूरोपीय देश। अब यूरोपीय देश में सबसे पहला तो है हंगरी, दूसरा है जर्मनी। पहला है हंगरी, दूसरा है जर्मनी, और इसके बाद में जो आता है वो दक्षिणी रूस। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो हंगरी के निवासी है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? हंगरी के निवासी है ऐसा कहने वाला व्यक्ति है गाइल्स। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? गाइल्स। वैदिक सभ्यता के निर्माता यूरोपियन कंट्रीज के अंतर्गत हंगरी के निवासी है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? गाइल्स। जर्मनी के निवासी है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर पेंथा। डॉक्टर पेंथा। डॉक्टर पेंथा कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कहाँ के निवासी है? जर्मनी के निवासी है। इसके अलावा दक्षिणी रूस में, आपको ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी रूस में दो विद्वानों के नाम आते हैं। एक तो आता है गार्डेन चाइल्ड। गार्डेन चाइल्ड, ठीक है, एक का नाम आता है गार्डेन चाइल्ड और दूसरे का नाम आता है डॉक्टर नेहरिंग। ये कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर नेहरिंग। अब ये कहते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर, यूरोपियन कंट्रीज में भी कौन से? एक तो है हंगरी, एक है जर्मनी, एक है रूस। ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता हंगरी के हैं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? गाइल्स। जर्मनी के हैं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर पेंथा। दक्षिणी रूस के निवासी है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति दो हैं, गार्डेन चाइल्ड व डॉक्टर नेहरिंग, है ना। गाइल्स ने हंगरी के निवासी है ऐसा किस आधार पर कहा? तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा उन्होंने यहां की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा। कैसे? भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, यहां की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा। आप कहोगे डॉक्टर पेंथा ने जर्मनी के निवासी हैं ऐसा किस आधार पर कहा? वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो जर्मनी के निवासी, ऐसा किस आधार पर कहा? तो शारीरिक रचना के आधार पर। किस आधार पर कहा? शारीरिक रचना के आधार पर। शारीरिक रचना के
आधार पर। किस आधार पर कहा? शारीरिक रचना के आधार पर। 3 हमारे पास में मत आते हैं। दक्षिणी रूस के निवासी है, इसके पीछे गार्डन चाइल्ड व डॉक्टर नहरिंग द्वारा क्या तर्क दिया गया उसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इन दोनों के तर्क धर्म भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर गाइल्स मोदे ने वैदिक सभ्यता के निर्माताओं का मूल स्थान हंगरी बताया। पहली बात, शारीरिक रचना के आधार पर डॉक्टर पेंथा ने वैदिक सभ्यता के निर्माता का मूल स्थान जर्मनी बताया। गार्डन चाइल्ड व डॉक्टर नेहरिंग द्वारा वैदिक सभ्यता के निर्माताओं का मूल स्थान कहां पर बताया? दक्षिणी रूस बताया था। एक तो हो गया ये। अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे विद्वान हैं जो वैदिक सभ्यताओं के निर्माताओं के संबंध में हमारे भारत को यहां का मूल निवास मानते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इधर मैं एक लाइन कर देता हूं और एक गोला बना देते हैं इसको, ताकि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आगे की स्लाइड में हम एक और अध्ययन करने वाले हैं। इधर देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, बस इतना समझ जाइएगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, शारीरिक रचना के आधार पर। इधर देखिएगा, अब कितने ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे वो भारत से संबंधित थे, है ना। अब इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझना। भारत के निवासी, भारत के निवासी, और इसमें सबसे पहला जो तर्क है ये देखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, सबसे पहला तर्क कौन सा है? सप्त सैंधव प्रदेश। अब सप्त सैंधव प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कहने वाले व्यक्ति थे, एक तो आप ध्यान में रखिएगा कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास, है ना। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु की जो 7 सहायक नदियां हैं, उन 7 सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। तो इसी क्षेत्र के अंदर वैदिक आर्यों का मूल निवास था, ऐसे कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास, जिन्होंने इस तर्क को प्रस्तुत करने की कोशिश की। और ये भी कोई इतना ज्यादा सर्वमान्य माना नहीं जाता है, केवल सभ्यता हमारी है तो इसको बनाने वाले लोग भी हमारे होंगे, तो ये एक भावनात्मक दृष्टिकोण भी है ना, इसको स्थापित करने के पीछे। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपने भारत में एक दूसरा तर्क दिया जाता है और वो है मध्य देश के निवासी। मध्य देश में जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको मध्य देश कहा जाता था उस समय में, है ना। क्या कहा? नंबर 2 पे मध्य देश, मध्य देश के निवासी हैं, ऐसा कहने वाले लोग कौन है? तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर, अलग शाही में लिखता हूं उसको, ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर राजबली पांडे। कौन है? डॉक्टर राजबली पांडे। ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो मध्य देश के निवासी थे। और मध्य देश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो था वो शामिल था। ठीक है, भारत के संदर्भ में एक और क्षेत्र का नाम लिया जाता है और वो है कश्मीर। कश्मीर का ध्यान में रखिएगा, कश्मीर तीसरा लिखिए, इधर अलग शाही में लिखिए इसे,
तीसरा कश्मीर। अब ये तो बहुत ही जबरदस्त तर्क दिया है उन्होंने कि भाई कश्मीर के निवासी होंगे। कश्मीर का क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश के एकदम पास में था, ये तर्क था। पास में होने के कारण हो सकता है कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हुई हो या आपदा या विपदा वाली स्थिति पैदा हो गई हो जिसकी वजह से ये लोग वहां से उस तरफ ट्रांसफर हो गए होंगे, है ना। तो कश्मीर बताने के पीछे भी ये तर्क हो सकता है, लेकिन कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लक्ष्मीधर कल्ला, ध्यान में रखिएगा। अरे यार ये क्या होता है, लक्ष्मीधर कल्ला द्वारा ये कहा गया था। साथियों आप भी साथ साथ मेंशन करते रहिएगा, है ना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एल डी कल्ला, एल डी कल्ला। अब पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मीधर, ठीक है, कल्ला लिखा हुआ है। एल डी का मतलब होता है लक्ष्मीधर कल्ला। और उन्होंने कहा ये कहाँ के निवासी है? कश्मीर के निवासी है। और एक अंतिम भारत के संदर्भ में एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश कौन सा है देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। चौथा है ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ये देश है। ब्रह्मर्षि देश भी कहा गया। द्रश्वती और सरस्वती नदी के बीच का जो भाग होता था वो प्राचीन काल में ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। कौन सा भाग? द्रश्वती और सरस्वती नदी के बीच का जो भाग होता था उसे उस समय में ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। और ये जो क्षेत्र है उसके संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करने वाले विद्वान थे डॉक्टर गंगानाथ झा। ये इतिहासकार है, एक पुरातत्वविद भी है। और उन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो बनाने वाले लोग थे, निर्माता जो थे, वो कहाँ के निवासी थे? ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। ठीक है, तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर गंगानाथ झा। इधर लिख लेता हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये भारत के संदर्भ में कुछ अलग अलग विद्वान थे जिन्होंने अपने तर्क देने की प्रस्तुत किया था, है ना। तो हमने वैदिक सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में प्रोफेसर मैक्स मुलर से शुरुआत की थी, है ना। और अभी तक हमने कितने तर्क देख लिए? लगभग 4 और 5 तर्क देख लिए। 5 और 6ठे नंबर का ये, 6ठे नंबर का आपने इंडिया वाला ध्यान में रखिएगा। 6ठे नंबर का ये था जिसमें हमने 4 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने क्या तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश की, इसे भी हमने समझने का प्रयास किया। साथियों इससे आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के संबंध में हमारे पास में क्या है? वैदिक काल का वर्गीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल का वर्गीकरण, क्योंकि मैंने बताया था आपको वैदिक काल का जो समय है या वैदिक सभ्यता का जो समय है वो लगभग, ध्यान में रखिएगा, इधर मैं थोड़े से बड़े अक्षरों में भी लिखूंगा इसको, है ना। वैदिक सभ्यता का जो समय है वो लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच है ना। ईसा पूर्व और ईस्वी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि मैंने इससे पूर्व वाली क्लासों में इसके बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच में है। इतिहासकारों ने इस काल की प्रकृति, इस काल की सामाजिक स्थिति, इस काल की आर्थिक स्थिति, इस काल की धार्मिक स्थिति और इस काल का नेचर को देखते हुए इस काल के 2 विभाजन किए। मतलब हर काल की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी और विशेषताओं को आधार मान करके इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता का जो विभाजन किया वो 2 तरीके से किया। सबसे पहला जो भाग था उसे हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। ये थोड़े से बड़े अक्षरों में, फिर हम इसकी साइज छोटी कर देंगे। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग
ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेदिक, जिसे हम लोग ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। और दूसरा जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दो भाग है, इधर देखिएगा, दो कौन कौन से भाग हैं। तो पहला जो भाग है वो तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल, और दूसरा जो भाग है जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन है ना। अब थोड़ा सा साइज हम छोटा करते हैं और देखते हैं कि इसका समय कब से कब तक है। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के बीच, 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1000 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच का है, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हर काल की अपनी अलग अलग विशेषताएं थी, सामाजिक स्थिति अलग थी, वर्ण व्यवस्था अलग थी, स्त्रियों की दशा में परिवर्तन था, ठीक है। और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वैदिक काल को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या है ये देखिएगा, पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी है हमारे पास में, पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी है वो केवल और केवल ऋग्वेद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? केवल और केवल ऋग्वेद से प्राप्त होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें बाकी के जो बचे हुए 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों से हमको उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कीजिए, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमको कहां से मिलती है? पूर्व वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो बाकी के जो बचे हुए 3 वेद हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो वेद हैं, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन बाकी के बचे हुए 3 वेदों से हमको उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने जो देखा है उसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, है ना। कहां से शुरू किया था इसे? हाँ, प्राचीन भारत के इतिहास से प्रागैतिहासिक काल की अवधारणा के बारे में हमने समझने की कोशिश की, प्रागैतिहासिक काल के विभाजन को समझने की कोशिश की। जिस काल के बारे में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है वो है प्रागैतिहासिक काल, और इसके तीनों भागों के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की। आद्य ऐतिहासिक काल की अवधारणा के बारे में हमने समझने का प्रयास किया, जिस काल के बारे में लिखित विवरण उपलब्ध है परंतु उसको पढ़ा नहीं गया, उसके 2 विभाजन के बारे में हमने समझा, ऐतिहासिक काल की अवधारणा के बारे में समझा। आज का हमारा जो टॉपिक था वैदिक सभ्यता, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की जानकारी हमको 4 वेदों से प्राप्त होती है, इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दूसरा, इस सभ्यता का जो समय था वो समय लगभग 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है ना। 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और ध्यान में रखिएगा, इस सभ्यता की जानकारी 4 वेदों के अलावा 18 पुराण, 108 उपनिषद और तथा 4 वेदों से इसकी जानकारी इसकी प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात कुलीन, कुलीन अर्थात अभिजात्य वर्ग भी होता है। ठीक है, आप एक बात और मेंशन करिएगा, इधर लिख लीजिए, मैं इसको इंपॉर्टेंट फैक्टर के अंतर्गत लिखवाने वाला हूं और इसको मैं शायद मेंशन करना भूल गया, इसको जरा लिखिएगा। ये चीज मेंशन करना रहेगा कि ऐतिहासिक
ऐतिहासिक कालखंड के अनुसार, लिखते रहिएगा, ऐतिहासिक काल खंड के अनुसार, ऐतिहासिक कालखंड के अनुसार वैदिक सभ्यता, ऐतिहासिक काल के खंड के अनुसार वैदिक सभ्यता, अब इसको अलग कलर में मेंशन करते हैं, वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। ठीक है, ऐतिहासिक कालखंड के अनुसार वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का भाग माना जाता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन देखा। यहाँ पर मैं हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य। आर्य कहाँ के निवासी थे? इसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था हमारे सामने। तो इसको हमने समझने की वैदिक आर्यों का मूल स्थान, इसके संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रदान किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था प्रोफेसर मैक्स मुलर का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य, वो मध्य एशिया में, एशिया माइनर के, मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। और उन्होंने ऐसा किस आधार पर कहा? तो उन्होंने कहा कि 1400 ईस्वी के आसपास बोगोजकोई अभिलेख के अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा, ये अभिलेख कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, ये अभिलेख कहां पर है? बोगोजकोई अभिलेख कहां पर है? एशिया माइनर नामक जगह में, ये मध्य एशिया में एक जगह है। उसको आधार मानते हुए उन्होंने कहा, तर्क क्या दिए? तो तर्क समझना, उन्होंने कहा कि बोगोजकोई अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख कर रखा है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासित्य का उल्लेख इसमें कर रखा है, और इन्हीं 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी कर रखा है। ठीक है, इन्हीं 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी कर रखा है। इसके अलावा बोगोजकोई अभिलेख की अग्र पंक्ति में शूद्र शब्द का उल्लेख कर रखा है। इसी शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी किया गया है। इसी वजह से ये जो है वो एक तर्क माना गया। ठीक है, तो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इन दोनों तर्कों को आधार मान करके उन्होंने कहा कि ये कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे, और जो कि सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों के संबंध में, ऋग्वैदिक आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक नोट डलवाया था और मैं लिखवाया था, आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। और प्राचीन भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, और एक नारा दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वैदिक आर्य कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे, जो कि माना जाने वाला सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कह दिया वैदिक आर्य कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ऐसा किस आधार पर कहा? तो उन्होंने कहा कि उनकी एक किताब है जिसका नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस किताब का नाम ध्यान में रखिएगा। इस किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, IMP। ठीक है, इस किताब का नाम पता होना चाहिए, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, है ना। उस किताब में उन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और ऋग्वेद में लंबे लंबे दिन और लंबी लंबी रातों का उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर ऐसी स्थिति सिर्फ केवल उत्तरी ध्रुव के अंदर हो सकती है, और हो सकता है मध्य एशिया के निवासी, सॉरी वैदिक सभ्यता के निवासी कहाँ के हो सकते हैं? उत्तरी ध्रुव के निवासी हो सकते हैं, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत नहीं माना जाता है। दूसरा, यूरोपीय कंट्रीज के निवासी। यूरोपीय कंट्रीज में 3 देशों का नाम आता है। एक तो आता है आपका हंगरी, एक है जर्मनी, और एक है दक्षिणी रूस। हंगरी के संबंध में या वैदिक सभ्यता के निवासी या मूल निवासी हंगरी के थे, ऐसा कहने वाले थे गाइल्स। और किस आधार पर कहा था? भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर। वैदिक सभ्यता के निर्माता जर्मनी के थे,
ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य जर्मनी के मूल निवासी थे, ऐसा कहने वाले थे डॉक्टर पेन था। और ये किस आधार पर कहा? शारीरिक रचना के आधार पर या शारीरिक बनावट के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा। और दक्षिणी रूस के निवासी हैं ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे गार्डन चाइल्ड व डॉक्टर नेहरिंग द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य मूल रूप से भारत के ही निवासी थे ऐसा कहने वाले विद्वान कौन थे? तो ध्यान में रखना, 4 कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। पहला आता है सप्तसेंध प्रदेश, और सप्तसेंध प्रदेश में ये तर्क देने वाले थे डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, है ना, कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कहाँ के निवासी थे? सप्तसेंध प्रदेश के। 2 व्यक्ति थे, ध्यान रखना, पहला है डॉक्टर संपूर्णानंद और दूसरा है अविनाश चंद्र दास। ठीक है। मध्य देश अर्थात उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार मध्य देश के निवासी हैं ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजबली पांडे। ठीक है। और कश्मीर के निवासी है ऐसा कहने वाले कौन थे? लक्ष्मीधर कल्ला, डॉक्टर लक्ष्मीधर कल्ला। ये कहते हैं कि वैदिक आर्य कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। और ब्रह्मर्षि देश के निवासी हैं ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर गंगानाथ झार। ठीक है। यहाँ के संबंध में कोई भी सवाल कभी भी उठ सकता है। कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, या फिर आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी यहाँ से एक आधा सवाल बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में थे। इसी वजह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था वैदिक काल का यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, सार्वभौमिक वर्गीकरण क्या था। तो मैंने बताया कि इसका जो समय था वो समय कब से कब तक का था? 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है। इसकी विशेषताओं के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर इसका जो विभाजन है वो 2 तरीके से किया गया था। पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के बीच। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1000 से लगा करके 600 ईस्वी के बीच। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद के काल की जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ध्यान में रखिएगा, केवल और केवल किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। लेकिन उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको बाकी के बचे हुए 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ठीक है। अब तक हमने जो देखा था वो साथियों वैदिक सभ्यता का एक सामान्य परिचय था। ठीक है। इसके बारे में हमने कोई भी एनसाइक्लोपीडिया लेवल के अध्ययन करने की कोशिश नहीं की है। हम कल से एक एक करके वैदिक सभ्यता के 4 वेदों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अभी तक जो बताया गया था वो वैदिक सभ्यता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसके अंदर एनसीईआरटी प्लस बड़ी बड़ी जो रेफरेंस बुक जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में लिखी गई है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य जो इंटरनेट से भी उपलब्ध हो सकते हैं उन सभी तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप भी इसे अपने नोटबुक के अंदर मेंशन कर रहे होंगे। विजयादशमी का पर्व भी समाप्त हो गया है, आने वाले समय में दिवाली आएगी, तो इसी के साथ में भी हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो ये श्रृंखला है, प्राचीन भारतीय इतिहास की ये जो श्रृंखला है वो निरंतर रूप से जारी रहेगी। मुझे आशा है कि आप लोग भी अध्ययन कर रहे होंगे, है ना, अपना निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम इसके दूसरे पार्ट को लेकर आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।